Sure. So, for example, this infringement took place in the year 2019, and this company came to know about the same in 2021. अब इन बिटवीन जेड रिटायर हो चुका है या जेड की डेथ हो गई, तो भी जेड लायबल रहेगा, क्योंकि इन्फ्रिंजमेंट कब हुआ था? जब जेड पार्टनर था। अगर पूरा फर्म डिसॉल्व हो गया ना, तो भी जितने पार्टनर्स थे उनकी लायबिलिटी तो रहेगी। मूविंग फॉरवर्ड, लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द wrongful acts of a partner. Okay? So where by the wrongful act or omission, मैंने आपको बताया था आगे, act will also include omission. कैसे होना चाहिए? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर. लॉस और इंजरी इज कॉज्ड टू एनी थर्ड पार्टी. किसी भी तरह का लॉस या इंजरी हुआ थर्ड पार्टी को, किसके एक्ट की वजह से? पार्टनर के एक्ट की वजह से. पार्टनर was doing that act in the ordinary course of business, okay, and he was having the authority for that act. तो उसकी वजह से जो भी पेनल्टी पे करने का होगा उसके लिए फर्म भी लायबल होगा. मींस दैट पार्टनर अलोंग विथ अदर पार्टनर्स. द फर्म इज लायबल टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर. सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, इट मस्ट बी डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर्स. दैट अथॉरिटी कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. Further, nahin, sorry. If the act in question can be regarded as authorized and as falling within either of the categories mentioned, है ना? Act within the authority. The fact that method employed by the partner in doing it was unauthorized or wrongful could not affect the. हमने आपको कोई भी एक्ट करने का परमिशन दिया है, आपने वो एक्ट किया, उसका मेथड कौन सा था उससे मतलब नहीं है लॉ को. They are only concerned with this thing, what you did, how you did, उससे मतलब नहीं. ओके, आपके कोई भी एक्ट की वजह से अगर थर्ड पार्टी को लॉस होता है तो आपके साथ साथ आपका फर्म भी लायबल होगा. The firm would also be liable for the negligence of a partner. जो काम उसको करना चाहिए था पर उसने नहीं किया, उसका एग्जाम्पल, ये नेग्लिजेंस का एग्जाम्पल. One of the two partners in a coal mine acted as a manager. That person was guilty of personal negligence in omitting to have the shaft of the mine properly fenced. वो उसकी जिम्मेदारी थी कि वो जो माइन का शाफ्ट है उसको वो प्रॉपरली फेंसिंग करवाए ताकि किसी भी वर्कर को इंजरी ना हो, तो उसने वो करवाया नहीं. He should have done but he did not do. उसने किया नहीं, तो उसकी वजह से एक वर्कमैन को इंजरी हो गई, एंड फॉर दैट इंजरी द पार्टनर along with the other partner would be liable. The other partner will also be held liable. We'll say the firm as a whole would be liable. Okay. तीसरा पॉइंट, liability of firm for misapplication by partners. Misapplication का मतलब बोलेंगे misuse, we can say abuse. है ना? दो तरह के मिसयूज के बारे में बात किया हुआ है. पार्टनर ने पैसा रिसीव किया, पार्टनर रिसीव्ड मनी. Partner received
मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, और उसने मिस यूज किया उसको, मनी वॉज मिस यूज बाय द पार्टनर। ओके, एक होगा। दूसरा क्या होगा, मनी वॉज इन कस्टडी ऑफ फर्म, पैसा किधर था, फर्म की कस्टडी में था, और किसी पार्टनर ने उसको मिस यूज किया है या मिस अप्रोप्रिएट किया है, देन व्हाट काइंड ऑफ अ लायबिलिटी वुड अराइज। पहले केस में पार्टनर के पास पैसा था, ओके, वो फर्म तक आया नहीं है, पार्टनर के पास पैसा था, उसने किसी के पास से पैसा रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ फर्म और उसको मिस यूज कर दिया या पर्सनल यूज के लिए ले लिया। और दूसरा है, पैसा फर्म के पास पड़ा था, फर्म के बैंक अकाउंट में फॉर एग्जांपल, और वहां से मिस यूज हो गया। ओके, देन व्हाट काइंड ऑफ अ लायबिलिटी वुड बी अराइजिंग, इट इज फर्म्स लायबिलिटी। किसका लायबिलिटी होगा, it will be the liability of firm. It means all the partners combined would be liable. A partner acting within his apparent authority, उसके पास अथॉरिटी था, उसने क्या किया, पैसा रिसीव किया या किसी थर्ड पार्टी के पास से प्रॉपर्टी रिसीव किया और उसको मिस अप्लाई, मिस यूज किया। दूसरा, a firm in the course of business receives money, पैसा किसके पास है, फर्म के पास है, okay, and the money or property is misapplied by any of the partners, किसने misuse किया, पार्टनर ने, the firm is liable to make good the loss। मतलब थर्ड पार्टी ने पार्टनर को पैसा दे दिया और ऐसा बोला कि मुझे आप इतना गुड्स भेज देना, मैं आपको एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ, और वो पैसा पार्टनर ने यूज कर दिया। बाद में फर्म ऐसा बोले कि यार पैसा तो पार्टनर के पास था, हमारे पास थोड़ी आया है, तो हम तुमको गुड्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, या तो पैसा लौटा दो या तो गुड्स दे दो, यू विल हैव टू मेक गुड द लॉस। क्योंकि जो पार्टनर ने एक्ट किया था वो उसकी अथॉरिटी में था, तुम ही लोगों ने तो उसको अथॉरिटी दिया था ना, तुमको लायबल रहना पड़ेगा। इट मे बी ऑब्जर्व दैट working of the two clauses is designed to bring out clearly an important point of distinction। पहले केस में क्या है, पार्टनर पैसा रिसीव करता है और वो पैसा रिसीव करने का उसका अथॉरिटी था, जो पैसा किसका है, थर्ड पार्टी का, और उसको वो मिसयूज करता है। सेकंड केस में क्या है, अभी देखो इसमें लास्ट टाइम, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द मनी शुड हैव एक्चुअली कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म। जरूरी नहीं है कि वो पैसा फर्म के पास आया ही, पार्टनर के पास आया, वहां से उसको मिसयूज कर दिया। और पार्ट बी में क्या है, पैसा फर्म के पास आना जरूरी है, मतलब कोई भी केस हो, पैसा चाहे पार्टनर के पास आया हो या पैसा चाहे फर्म के पास आया हो, बट अगर उन्होंने अपनी अपेरेंट अथॉरिटी में काम किया है, उनके पास अथॉरिटी था पैसा रिसीव करने का, और उसके बाद उन लोगों ने उसका मिसयूज किया है, देन एंटायर फर्म वुड बी लायबल। बट अगर किसी पार्टनर के पास पैसा रिसीव करने का अथॉरिटी नहीं था, फिर भी वो रिसीव करता है और उसको मिसयूज करता है, then the other partners will not be liable unless the money received comes into their possession or under their control। पार्टनर के पास ही पैसा रहता है और वहां से ही वो उसका मिसयूज कर देता है, तो इसके लिए फर्म लायबल नहीं होगा, क्योंकि इस पार्टनर के पास अथॉरिटी ही नहीं है पैसा रिसीव करने की। बट अगर यही पैसा पार्टनर ने रिसीव किया, पार्टनर ने फर्म के अकाउंट में जमा करवाया, क्रेडिट करवाया, और वहां से वो पैसा निकाल लिया, तो फर्म लायबल, बिकॉज इट केम इनटू द पोजीशन एंड कंट्रोल ऑफ द फर्म। A, B and C are partners of a place for car parking. P stands his car in the parking place, but A sold out a car to a stranger. For this liability, the firm is liable. कौन liable है? क्योंकि वो एक्ट पार्टनर का था,
बट वो प्रॉपर्टी उधर आया था कि नहीं आया था, पार्किंग प्लेस में कार उधर आया था, सो इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और वहां से ए उसको बेच देता है, इट मींस फॉर द एक्ट ऑफ ए एंटायर फर्म वुड बी लायबल। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी का मतलब समझेंगे बायर, ट्रांसफरी का मतलब होगा बायर। तो उसने क्या बाय किया है, पार्टनर्स इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर हैं, इसमें से क्यू ने अपना शेयर, अपना इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट था 1:1:1 मतलब 1/3, ओके, वो किसी के पास एज अ मॉर्गेज रख लिया। क्यू ने बोला कि फर्म के पास 50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा 1/3 हिस्सा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 17 लाख का मेरा शेयर है, तो मैं तुम्हारे पास मेरा ये शेयर मॉर्गेज करता हूँ, तुम मुझे इसके अगेंस्ट लोन दो। ओके, तो क्यू ने अपना शेयर मॉर्गेज किया, से फॉर एग्जांपल बी के पास। ओके, नाउ व्हाट आर द राइट्स ऑफ बी, दैट इज अ बायर ऑफ इंटरेस्ट इन दिस केस, हमको ये पढ़ना। ओके, व्हाट आर द राइट्स ऑफ बी इन दिस केस, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, वो हमें डिस्कस करना। ओके, चलो बढ़ते। और ट्रांसफर बाय अ पार्टनर, कौन बेच रहा है, पार्टनर। क्या बेच रहा है, हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, उसका जो भी शेयर था वो बेच रहा है, आइदर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज और बाय क्रिएशन ऑफ अ चार्ज ऑन सच एसेट, सच इंटरेस्ट। तो इसकी वजह से बायर डज नॉट गेट एंटाइटलमेंट, ट्रांसफरी को कौन सा राइट नहीं मिलेगा। ओके, देखो कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म, द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज गोइंग ऑन, एट दैट टाइम वो इंटरफियर नहीं कर सकता है। The person that is the buyer of interest, here in our case B, cannot interfere in the business of partnership firm or to require accounts, वो बोलेगा कि मुझे अकाउंट्स भेजो या तो मुझे अकाउंट्स चेक करने दो, ये सारे राइट्स उसको मिलेंगे नहीं। बट इट एंटाइटल्स, मतलब कौन सा राइट मिलेगा, only to receive the share of profit of the transferring partner, and the transferee shall accept the accounts of profits agreed to by the partners। फिर से क्यू ने अपना शेयर किसके पास मॉर्गेज कर दिया, क्यू हैज मॉर्गेज हिज शेयर टू बी, तो बी के पास कौन सा राइट नहीं है, नो राइट टू इंटरफियर, बिजनेस में वो इंटरफियर नहीं कर सकता है। बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड कोई भी राइट नहीं मिलेगा कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट का कॉपी भेजो या मुझे उसका इंस्पेक्शन करना है, ऐसा कोई भी राइट उसको नहीं मिलेगा। कौन सा राइट मिलेगा, जो भी शेयर क्यू का था, क्यू को प्रॉफिट में से जो भी शेयर मिलेगा वो किसको देंगे, बी को, और जो भी शेयर डिसाइड किया गया है बाय द फर्म, अभी क्यू का शेयर कितना होगा वो तो ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुई है ना, तो वॉट एवर इज क्यूज शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म ऑफ PQR, तो ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं कि इस साल का प्रॉफिट कितना भी हुआ हो, है ना, हम क्यू को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, देन बी विल हैव टू एक्सेप्ट इट
बी कैन नॉट मेक अ क्लेम कि नहीं मुझे चेक करना है, आप लोग मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, आप मुझे गलत गलत अकाउंट्स बता रहे हो, क्यू का शेयर ज्यादा होता है आप मुझे कम दे रहे हो, नो क्लेम। फर्म ने डिसाइड किया क्यू को 2 लाख मिलेगा, तो वो क्यू का 2 लाख हम किसको दे देंगे, बी। एज सिंपल एज। फर्म कंटिन्यू है तब तक ना वो बिजनेस में इंटरफेयर कर सकता है, ना बुक्स ऑफ अकाउंट का डिमांड कर सकता है, ना उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, नथिंग। Whatever share is agreed by all the partners will be given to B, and on that B cannot raise any question. B किसी भी तरह का क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। चलो, ये था कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म के बारे में। ओके, अब अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, इफ द फर्म गेट्स डिसॉल्व, या तो पार्टनर फर्म में से निकल जाता है बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ। ओके, तो बी को क्या राइट मिलेगा? तो नॉर्मली क्यू को क्या मिलेगा बताओ तो? अगर क्यू रिटायर होता है या क्यू की डेथ होती है तो क्यू को क्या मिलेगा? रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। चलो रीवैल्यूएशन करते हैं ना, रियलाइजेशन से डायरेक्ट निकाल लेगा। रिलेशन कहाँ से होगा? रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होगा ना, फर्म डिसॉल्व होगा तो रियलाइजेशन, अगर क्यू नहीं तो रीवैल्यूएशन। ओके, चलो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, इसके अलावा बस कोई लोन दी हो तो फर्म को। चलो, वॉट एवर लोन वॉज गिवन बाय क्यू, इधर तो उसने खुद ने लिया हुआ है। Anyway, if any loan was given by Q to the firm, yes, again, you were saying something. Share of goodwill. Share of goodwill, wow, okay. इसके अलावा शेयर इन कैपिटल, उसका कैपिटल, उसका कैपिटल, फिर बस। सोचो यार, बहुत कुछ पढ़ा था हमने, याद करो जर्नल एंट्रीज। की कोई लायबिलिटी हो और या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो वो उसमें से राइट ऑफ, अरे वो क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ना, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये सब क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था, बराबर। इसके अलावा जो भी लॉसेस थे वो राइट ऑफ हो जाएंगे, है ना। अगर कोई अक्यूमुलेट तो वो क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। और कुछ बचता है सोच लो। चल बता देता हूँ। ये भी तो मिलेगा ना, ये रीवैल्यूएशन मतलब असेट लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होगा तो प्रॉफिट, बट अगर फर्म चला तो 4 महीने 5 महीने 6 महीने का प्रॉफिट तो मिलेगा ना। द पार्टनर डाइड ऑन 30th सितंबर, तो 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा ना कि नहीं? यस Yes. तुम लोग कच्चे खिलाड़ी हो यार, ऐसा नहीं चलता है, तो डिमांड बराबर करने का ना। So these many things, whatever things for which Q was entitled, जिस किसी चीज के लिए Q entitled था वो अब किसको मिलेगा, B। क्लियर? इन लोगों ने इधर वो लिख दिया, बस मैंने जो इतना डिटेल में बताया ना, या जितना डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ओके, वो इधर लिखा हूँ। If a partnership firm is dissolved, or if the transferring partner ceases to be a partner, the transferee, that is the buyer, is entitled as against the remaining partners. बाकी सारे partners से वो क्या डिमांड कर सकता है? To receive
the share of assets of the firm to which the transferring partner is entitled. And अब बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन, फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग, जानने के लिए कि क्यू को कितना मिलना चाहिए, ओके, वो डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक के अकाउंट्स भी डिमांड कर सकता है. अब वो अकाउंट डिमांड कर सकता है. ठीक है, जब बिजनेस चालू होगा, फर्म कंटिन्यू है, तो डिमांड नहीं कर सकता. बट अगर फर्म डिसॉल्व हो गया या पार्टनर रिटायर हो गया, पार्टनर रिटायर होगा तो भी डिसोल्यूशन तो होगा ना, कि नहीं होगा? यस और नो? Dissolution of partnership. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है, बट इट इज एनीवे डिसोल्यूशन. हाँ, ट्रीटमेंट दोनों का अलग Yeah. पर डिसोल्यूशन तो होगा ही. तो वहां तक का सारा अकाउंटिंग डिटेल, मतलब अगर पार्टनर 30 सितंबर 2019 को रिटायर होता है, तो वहां तक का सारा अकाउंटिंग डेटा फर्म को, फर्म मतलब अब कौन बचा? P&R. So P&R would be liable to give true accounts to B. B उसमें से अपना जितना पैसा रिकवर करना होगा वो करेगा, बाकी का वो Q को दे देगा. वो उनके बीच का मैटर है. ओके, तो ये पूरा एनालिसिस लिखा हुआ है. तो वो क्या नहीं कर सकता है, वो ये 3 चीजें हैं. जब पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा, बिजनेस कंटिन्यू होगा, तो नहीं, ये सब चीजें वो नहीं कर सकता. और जैसे ही वो बिजनेस डिसॉल्व होता है, फर्म डिसॉल्व होता है, या पार्टनर रिटायर या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जितना भी एलिजिबिलिटी था फर्म में से, वो सारा पैसा ट्रांसफरी को मिलेगा. और उसके साथ साथ उसको ये चेक करने का मौका भी मिलना चाहिए कि ये जो शेयर असरटेन किया गया है वो सही है या नहीं. तो असरटेन मीन्स टू फाइंड आउट. ओके, बट कहां तक का? टिल दैट पार्टनर वाज देयर. वो पार्टनर 30 सितंबर तक था, तो वो 30 सितंबर तक ही डिमांड कर सकते हैं. फिर ऐसा बोलेगा नहीं मुझे तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक का अकाउंट चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं. ओके, उसको मिलेगा, बट कहां तक का? 30 सितंबर. सर जस्ट नाउ कहाँ थे? हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट. बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 31 which we will discuss here and after, आगे पढ़ेंगे. No person can be introduced as a partner in a firm without the consent of all. Admission बाकी सारे partners के consent के बिना possible नहीं. At the same time, a partner cannot, by transferring his own interest, make anybody else a partner. क्यों ने अपना शेयर बी को ट्रांसफर किया, मतलब अपना इंटरेस्ट बी को ट्रांसफर किया, तो वो ठीक है ना? क्यू का फर्म में राइट है, तो क्यू अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है. बट बाय डूइंग दैट थिंग, क्यू कैन नॉट मेक एनीबडी एल्स अ पार्टनर. क्यू ने बी को अपना शेयर ट्रांसफर किया, बट उसकी वजह से बी पार्टनर नहीं बने, अनलेस P&R एग्री टू दैट थिंग. अगर पी और आर मान जाते हैं कि ठीक है चलो तुमने अपना शेयर बेच ही दिया है, तो हम पी आर और बी ऐसा पार्टनरशिप बना देते हैं, क्यू को निकाल देते हैं. ओके, बट इसमें किसका कंसेंट होना चाहिए? जिसने ट्रांसफर किया है उसके अलावा बाकी सारे पार्टनर्स का भी कंसेंट होना चाहिए, तो वो पार्टनर बनेगा. बट ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि क्यू अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है. क्यू चाहे तो एडिशनल पैसा लेने के लिए वो बी के पास अपना प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर सकता है, कोई भी पार्टनर. इसके लिए कोई डिनायल नहीं है. एट द सेम टाइम अ पार्टनर इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज इंटरेस्ट. उसको हम मना नहीं बोल सकते.
partner's interest in the partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned. So